ये समझ में आया, ये पॉइंट दिखा। और तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये तीन ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जिन तीन प्लेसेस में क्या हो रहा होता है, अलग है पौंडीचेरी। अब अगर इन तीन स्टेट्स की तुम बात करोगे तो तीन जगह को मैनेज करना टफ है या नहीं, तीन जगह अलग अलग टास्क फोर्स लगेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, यहां पे विधानसभा बना दिया गया और इन दोनों को इसके अंडर में रख दिया गया। अब केवल एक विधानसभा को कंट्रोल करके पूरी की पूरी सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। वो फ्रांस की कॉलोनी थी, दैट वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रांस। और चूंकि वो फ्रांस की कॉलोनी थी इसलिए क्या हो गया, मेरा कहां से फैन चलेगा, ओके थैंक यू भी। हाँ, तो तीन जगह क्यों लिया गया, क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी थी। तो स्टेट में कल मैंने बताया कि स्टेट में नहीं मिलाने के पीछे रीजन क्या था, ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था जहां से हर जगह को कंट्रोल किया जा सकता था। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था और मर्जर चल रहा था तो उस समय साउथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, मर्जिंग प्रॉब्लम साउथ में सबसे ज्यादा थे, क्योंकि वहां पे बहुत डिफरेंट सारे चीजें थी। प्लस क्या है कि ब्रिटिश जो प्रांत है, प्रोविंस है, वो सबसे ज्यादा उस साइड में थे, बहुत बड़ा सा एरिया उस साइड में था, तो उसका मर्जर इतना आसान नहीं था। पढ़ना होगा तब पता चलेगा, बहुत टेक्निकल था। तो वहां पे हमेशा भाषा को लेकर के प्रॉब्लम होती रहती थी, सारी चीजों को लेकर प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए उन तीन स्पेसिस को रखा गया, फिर बाद में मिला दिया। समझ में आ गया। अब तो वहां पे बनाया नहीं जा सकता, तो यूनियन टेरिटरी को जानबूझ कर रखा गया, नाम कुछ भी दिया जाएगी इसलिए रखें, लेकिन रीजन तो कुछ और है। समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कारण है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्यों रखा गया ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहां पे क्यों रखा गया, पक्का है। अब एक चीज देखो, जो स्टेट लेजिस्लेशन होता है, राज्य विधानमंडल, इसमें मुख्य रूप से कौन काम करता है बच्चों, विधानसभा। विधानसभा के साथ में गवर्नर। विधान परिषद सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है जिसका कोई रियल रोल नहीं है, कल भी मैंने बताया था, उसका कोई रोल नहीं है, वो बंद कर दो खत्म कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं। वो माना जाता है कि दैट इज बर्डन ऑन स्टेट, राज्य के ऊपर एक बर्डन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों रखना। समझ में आ गया। खैर वो तो डिफरेंट चीज है, वो अपना पॉलिटिकल इश्यूज है। ये तो नॉर्मल हो गया, हाँ या ना। अब तुम्हें मालूम एक चीज होना चाहिए, जो यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, इसमें गवर्नर होना चाहिए, साथ में विधानसभा होनी चाहिए, यही है ना। लेकिन क्या यहां की विधानसभा को संपूर्ण अधिकार है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, ये संसद के पास है या नहीं। संसद ये जिम्मेदारी इस गवर्नर को देगा या नहीं, तो गवर्नर के पास में एडिशनल पावर आ जाएगा, इसीलिए इसको एलजी कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि उसके पास में ये एडिशनल राइट्स होते हैं। तो अब अगर कोई पूछेगा एलजी कहां होते हैं, उन यूनियन टेरिटरीज में जहां पे विधानसभाएं होती हैं, और बाकी जगह में यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होगी, तो वहां पे क्या होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी जहां पे विधानसभा ना हो वहां एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कौन चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, यानी प्रशासकों के माध्यम से और जगहों पे यूनियन टेरिटरी में चलाया जाता है। मेरा ख्याल है कि ये प्रशासनिक डिवीजन क्लियर हो गया होगा सबको, क्यों इनको एलजी कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। तभी तो बोला गया कि एलजी, आपने सुना होगा कि बोला जाता कि एलजी को ज्यादा पावर क्यों है,
इसलिए पावर है एलजी को, क्योंकि ये चलाने का अधिकार एलजी के पास है, न कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चलाती है। मेरा ख्याल है एकदम समझ में आ गया होगा। अब कोई भी पूछेगा तो आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो यहां। पक्का? ठीक, आगे देखें। लिख लिया सबने इसको? देखो कंसेप्ट से करोगे ना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट से करते जाओ, सारा चीज क्लियर होते जाओ। तुम्हें बस सिर्फ एक हल्के रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, हल्का सा रिवीजन करते जाओ, जरूरत पड़ेगी। ठीक है? पक्का? और क्लास अभी रेगुलर, होली के पहले तक जितने दिन क्लासेस चल रही है रेगुलर अटेंड करो, लेट नहीं करो, टाइम भी आओ बच्चों। देखो फायदे की ही चीज मिलेगी, नई चीज जानने को मिलेगा। ठीक है ना? मेरा ख्याल ये सब क्लियर। अब देखो बच्चों, अब एक चीज की बात करूं। अब अगर हम लोग एक चीज देखें तो तुम्हें नजर आता है कि गवर्नमेंट जो यानी जो सरकार होती है उसका काम क्या होगा? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अधिकारों की रक्षा करना, और उन अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना होगा? उन अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है उसके 3 अलग अलग काम बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? एक का काम क्या हो जाएगा? एक को हम लोग कहेंगे विधायिका, एक को हम लोग कहेंगे और तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बच्चों एक विशेष चीज का ध्यान रखना, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्य। राज्य मतलब 28 राज्य नहीं, राज्य जो पॉलिटिकल साइंस में होता है वो एक संस्था होती है ये, और इस राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ये राज्य 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर बनता है, इसमें जो सबसे, अब भारत, जैसे हम लोग भारत और बिहार इनके कंपैरिजन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। भारत एक राज्य है, बिहार एक प्रांत है। ठीक है ना? दोनों में क्या अंतर है? तो एक चीज देखो, राज्य में जो सबसे पहला क्या होता है? भारत का एक क्षेत्र है और बिहार का भी एक क्षेत्र है, तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया। भारत दुनिया में नंबर 2 पे, अब बिहार भी एकदम अपने आप को बोल रहा है कि हम कम नहीं थी, बस हमरो बहुत योगदान बा है। अभी भारत की सरकार ऑब्वियसली वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के रूप में है, बिहार में भी सरकार है, तो ये हाँ ठीक है। तो खैर ये चीज है। कई बार एक बार मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर बिहार के सारे बच्चे एक से एक निकलते हैं और सारा चीज है, लेकिन फिर भी बिहार में इतनी चीजें क्यों उठ के आती है? क्या होता है कि लोग पूछते रहते हैं सारे जगह पे। तो मैंने बोला कि एक्चुअली क्या है ना कि अभी भी जो मेनली जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो गवर्नमेंट्स दूर की चीजों को सोचती ही नहीं। जब दुनिया में आईटी पार्क्स और ये सब चीजें बन रही थी तो हमारे यहाँ चरवाहा विद्यालय बन रहा था। मतलब हम लोग अपनी चीजों को खुद से पीछे लेकर के जा रहे थे ना। आज जब हम लोग एकदम पूरे दुनिया में एक लेवल पे पहुंच रहे हैं तो आज हम लोग फिर से 50 की जनसंख्या के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से कास्ट वाइज जनगणना और ये सब होगी। हम लोग तो खुद डिटोरिएट अपने आप को कर रहे हैं, फिर क्यों हम लोगों को रोना?
एम आई रॉन्ग एनीवेयर? है ना भाई, आप चीजों को आगे बढ़ करके सोचोगे ना, परेशानियां आएंगी तो उस चीज परेशानी को तो फेस करना आपको अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा ना, है या नहीं? खैर चलो वो सब तो बाद की चीजें हैं, ये कहानी फिर सही। ठीक है, तो सरकार, और चौथी चीज है संप्रभुता। चौथी चीज सोवरेनिटी, यानी कि अपनी किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी डिसीजन के लिए किसी अन्य पे आश्रित न होना, खुद से जो मर्जी वो करना। क्या ऐसा कोई भी प्रांत कर सकता है? कोई प्रांत बोले कि ना जी अब यहां पर बिहार की अपनी करेंसी चलेगी, चलाया जा सकता है क्या? और सेंटर संप्रभु, दोनों में चीजें हैं, अंतर हो गई, समझ में आ गया, संप्रभुता है। और तुम देखो कितनी स्ट्रांगली संप्रभुता को यूटिलाइज किया गया। जब रूस यूक्रेन वॉर हो रहा था, उसमें सीधा सीधा अमेरिका का ये कहना था कि तुम रशिया के खिलाफ में नहीं, रशिया के खिलाफ में हम मोशन ला रहे हैं, सपोर्ट करो। इंडिया ने कहा नहीं करेंगे भाई, संप्रभुता ही तो थी। S-400 लेने के लिए इंडिया ने बोला कि हमने डील साइन कर रखी है, लेंगे। उसने बोला कि जी मैंने कैटसा लगा रखा है। हमने बोला कैटसा लगा होगा तो भी हम काम करेंगे भाई, तुम्हारे कैटसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाबहार का देखिए, जब चाबहार बन रहा था तो चाबहार में कैटसा ईरान पे भी लगा हुआ है। हमने से बोला गया कि चाबहार को आप कुछ नहीं करेंगे, तो बोला गया कि भैया हम तो कर रहे हैं, तुम्हें देखना है कैसे करना है। तो ये संप्रभुता होती है, यानी कि बिना किसी जो कि सेल्फ डिसीजन लेना। ये चार चीजें फैक्टर्स होती हैं किसी भी राज्य की, और ये चारों चीजें किसी भी राज्य को बहुत स्ट्रांग बना देता है। और राज्य से ज्यादा स्ट्रांग संस्था कोई नहीं हो सकती। राज्य के पास में सारे पावर और रिसोर्सेस होते हैं। तुम श्रीलंका को देखो, श्रीलंका मालूम है ना, श्रीलंका में एक रिबल ऑर्गेनाइजेशन था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था LTTE, लिट्टे। और जब LTTE आया था ना बच्चों, तो LTTE से बड़ा रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया का कोई नहीं था। उसको छोड़ दो कि वहां श्रीलंका वो अन्य देशों से को भी प्रभावित करने में सक्षम था। तुम देखते हो कि मालदीव में तख्ता पलट दिया था। मालदीव में अब्दुल्ला का तख्ता पलट दिया था उसने। अगर इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस नहीं चलाया होता तो फिर मालदीव में गायब थी वहां की सरकार, अब्दुल्ला यामीनी जब गवर्नमेंट आई थी। तो इतना स्ट्रांग था। नॉर्वे जैसा देश उसको पूरा सपोर्ट करता था, फिनलैंड उसको पूरा सपोर्ट करता था LTTE को। LTTE के पास में अपनी नेवी थी, अपना ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, अपना रेडियो था और अपना टेलीविजन था। और वो एक ऐसी संस्था थी, रिबेल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके पास में अपना एयरफोर्स था। समझ रहे हो कितना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन था। और जब राज्य को अपना पावर मिलता है ना, और राज्य जब अपने पावर को शो करता है, तो देखो क्या होता है। राज्य ने अपने पावर को शो किया जब वहां पे प्रेमदासा की हत्या हो गई। उसके बाद आता है वहां पे कौन, बताओ, वहां पे राष्ट्रपति जो आया, गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे ने एक डिसीजन लिया, बोला कि अब LTTE को तो जड़ से खत्म करना है। और देखो राज्य की शक्ति कितनी स्ट्रांग शक्ति होती है। उसने LTTE के पास में बोला तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, इन 3 में से एक को चुन ले। पहला ऑप्शन शूट योरसेल्फ, खुद को गोली मार लो। दूसरा ऑप्शन जंप इन द ओशन, समुद्र में कूद जाओ। और तीसरा ऑप्शन सरेंडर, और नहीं तो हम गोली मार रहे हैं। और 30 से 40 लाख लोगों को मार दिया गया। तो राज्य से शक्तिशाली कोई संस्था नहीं हो सकती। लोकतंत्र में अगर राज्य बहुत एक ही के पास में सारे अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे
तो फिर तुम समझ सकते हो कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांग हो जाएगा, वो कितने तरीके से काम करने लगेगी। ऐसी कंडीशन में एक के पास में अधिकार देने से लोकतंत्र क्या चल पाएगा? देखो तुम किम जोंग को देख लो, सारे अधिकार होने से। इसलिए लोकतंत्र में क्या किया जाता है, ये शक्ति को पृथक्कृत किया जाता है। इसीलिए यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जिसको हम लोग शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया, डिवीजन और इसमें अंतर समझ में आ गया। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में सारी शक्तियों का संकेंद्रण हो जाएगा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सारा उसी के पास में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को क्या दिया गया है? टू मेक लॉ, यानी कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? कोई दिक्कत? इस कानून को लागू करना, और ये कानून की रक्षा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास 3 शक्तियां हो गई। कानून का समझ में आ गया? ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अब इन तीनों को अगर आप सेरिगेट नहीं करेंगे, अगर अलग अलग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक के हाथ में पावर पहुंच जाएगा। तो इसलिए इन तीनों के हाथ में शक्तियां प्रदान की गई, बांट दिया गया। इससे क्या रहेगा? हर कोई एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस बना के रखेगा, तभी लोकतंत्र और व्यक्ति के अधिकार दोनों चीजें संरक्षित रह पाएंगे। मेरा ख्याल एकदम समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी है। अब विधायिका की बात करें तो भारत में विधायिका के अंतर्गत कौन आएगा, ये बताओ। संसद में कानून निर्माण, कल ही हम लोगों ने कल से आज तक यही तो देखा था कि कानून निर्माण के लिए यहां पे कितने स्तर हैं। एक हो गया राज्य केंद्र, और दूसरा केंद्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? पूरी संसद आएगी कानून बनाने के लिए। राज्य में विधानमंडल आएगा। कल हम लोगों ने यही देखा था। अब कार्यपालिका में कौन आएंगे, ये बताओ। सबसे पहले एक एक स्टेप बेटा, हम लोग बोले ना हड़बड़ी नहीं मचाओ, 2-5 मिनट ज्यादा, लेकिन हड़बड़ी नहीं। कार्यपालिका भी 2 स्तर पे हो जाएगी या नहीं, ये पहले मुझे बताओ। भाई केंद्र अपने टास्क फोर्स पे काम करेगा, राज्य अपने टास्क फोर्स पे काम करेगा, और इनके टाइप भी डिफरेंट हो जाएंगे। राज्यों के भी टाइप होंगे और केंद्र का भी टाइप होगा। और ये टाइप कितने होंगे? तो कौन कौन से टाइप हो गए? तो एक हो जाएगा स्थायी, यानी परमानेंट, और दूसरा हो जाएगा अस्थायी। परमानेंट एंड टेम्परेरी हो जाएगा। केंद्र के भी स्थायी और अस्थायी, राज्यों के भी स्थायी और अस्थायी। कितने लोग इसको पढ़े हैं? एक आपने पढ़ा है। देखो स्थायी में कौन आएंगे? तो जो सरकारी अधिकारी होंगे वो सब क्या होंगे? स्थायी कार्यपालिका। टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स, जितने आईएएस आईपीएस और ये सब अधिकारी होंगे वो सब क्या होंगे? स्थायी कार्यपालिका टॉप लेवल पे। और जो भारत में सबसे ऊंचा पोस्ट होगा वो कौन सा होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कैबिनेट सचिव, है ना? भारत सचिव नहीं, कैबिनेट सचिव। भारत सचिव ब्रिटेन के समय में था। पहला कौन था?
पैथिक लॉरेंस, तो वो कैबिनेट मंत्री था। म से मैकाले, बोलो। लिनलिथगो, लिनलिथगो नहीं था। एलेक्जेंडर बिंडनबर्ग, बिंडनबर्ग भी नहीं था। अ, हम्म, अल्फ्रेड, नाम बता रहे हैं, देखते जाओ कौन सा है, तुम लोग बताओ। तुम लोग बोले नाम बताने, तो मैं पूछ रहा हूँ। रैमजे मैकडोनल्ड, क्विंसले, मिडनबर्ग, और कोई नाम याद आ जाए। पेनी, स्टीनले, स्टीफनबर्ग, देखो तुम लोगों ने नाम बोला, मैं नाम ही बताते जा रहा हूँ। एलिजा एम्पे, अब इतने नाम में से बताओ, अब इतना नाम बता दिए, नाम बताओ। तुमने ऑप्शन बोला, ऑप्शन दिए। स्टर्लिंग, स्टीनले, लॉर्ड स्टीनले, ये पहला भारत सचिव था। 1909 में भारत सचिव कौन था? और 1919 में मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, ठीक। ओके, तो कैबिनेट सेक्रेटरी समझ में अब आ गया। अस्थायी कार्यपालिका, ये लिख चुके हो बेटा राज्य, अभी बता रहे हैं बाबू, ये लिख चुके हो। अब देखो, तुम लोगों को मालूम है कि जो लोकसभा होती है उसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है, हम लोग लोगों को चुन करके भेजते हैं, हाँ या ना? लोकसभा में यदि किसी दल को 50% +1 सीट आए तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, सरकार बनाएगा। यही गवर्नमेंट अस्थायी कार्यपालिका कही जाती है। ठीक है,
अस्थाई क्यों? क्योंकि हर 5 साल पे ये, इसलिए इसको अस्थाई। और जितने भी सरकारी अधिकारी होंगे, जो टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स, लोकल लेवल पे जो क्लर्क वगैरह जितने भी होंगे, सब क्या कहे जाएंगे? स्थायी कार्यपालिका। समझ में आया या नहीं आया? कौन आ जाएंगे? का काम कानून बनाना है, वो तो पूरी संसद बनाएगी, लेकिन कार्यपालिका उसी में से निकलेगी। अभी बताएंगे, अभी चिंता क्यों कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप सीखो ना, सब चीज सिखा देंगे। अब 50% प्लस 1 सीट मिली तो उसने क्या फॉर्म किया? गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट होती है सेंटर पे भी होगी और स्टेट पे भी होगी। मैं सेंटर पे डिफाइन करूंगा कॉपी टू स्टेट, स्टेट में सब यही कॉपी हो जाएंगे। इस गवर्नमेंट के हेड जो होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ, यानी मंत्री मंडल या परिषद, परिषद या मंडल, मुझे नहीं मालूम। अब मुझे नहीं मालूम ये PM प्लस क्या लिखूं मैं, यहां बताओ। व्हाट शुड आई राइट? काउंसिल का मतलब क्या होता है? तो यहां पे होना चाहिए परिषद। शाब्दिक अर्थों में मैंने अभी बोला है, मंडल है या परिषद है आगे देखा जाएगा। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? इंडिपेंडेंट चार्ज। ऐसे मैं जब कई बार पूछता हूँ कि भाई मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो हरियाणा में जो बच्चे होते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, सर कौन कौन? ईमानदार, बहुत ईमानदार, बेईमान जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ऐसे मंत्री कितने टाइप के हो जाएंगे बच्चों? कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री, उपराज्य नहीं, उपमंत्री। अब पहले हम लोग को यह जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, पहले एक बार समझ लो। 2022 यूपीएससी प्री क्वेश्चन, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन। राज्य जो मैंने बताया, राज्य के ये 2021 यूपीएससी प्री डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये 2022 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2022 में यही क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन। देख लो उठा के तुम, मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हो, फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, है ना? क्लियर? अब देखो कैबिनेट क्या हुआ, इनका काम क्या है बच्चों? कार्यपालिका का काम कानून लागू कैसे होगा, कानून लागू करने के लिए सबसे अच्छा मॉड्यूल क्या होगा। तो अब मान लो तुम लोगों को बोला जाए कि नहीं भाई एक काम करते, एक हफ्ते में बीपीएससी, अभी जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक ही साथ 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, तो क्या एक काम किया जा सकता है कि बड़ा सा हॉल ले लिया जाए, 5-6 बोर्ड लगवा दें, और हर टीचर को बोला जाए कि बस ज्ञान सागर बहा डालिए, और यहाँ पॉलिटी, यहाँ इकोनॉमिक्स, इधर हिस्ट्री, इधर ज्योग्राफी, जहां देखे ज्ञान बह रहा है, एक लोटा निकालिए डाल दीजिए। समझ में आएगा कि नहीं?
चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान गंगा बह रही है, सुनामी आ जाएगा। तो किया क्या गया, एक एक सब्जेक्ट उठाओ, उस सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक आदमी को दे दो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या किया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट बांट दिए जाए। फाइनेंस एक डिपार्टमेंट हो गया, होम एक डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस एक डिपार्टमेंट हो गया, रेलवेज एक डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स एक डिपार्टमेंट हो गया, सब डिपार्टमेंट हो गया। और उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को दे दिया जाए, यानी कि उसको हम लोग क्या बना दें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दें। यही ना। तो बच्चों जो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना, इसी को हम लोग कैबिनेट मंत्री, यानी विभिन्न मंत्रालयों के जो प्रमुख होंगे वही क्या कहे जाएंगे। और इन्हीं का जो स्थायी कार्यपालिका में सहायता कर रहा होगा वही क्या कहा जाएगा। समझ में आ गया, अब तो पूरे क्लियर हो गया। ये एक पूरे के पूरे विभाग का स्थायी जो हेड हो गया वो। पूरी कार्यपालिका क्या करती है, कानून लागू करती है। कानून लागू करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण किया जाता है। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती है, सारे कैबिनेट्स को मिला के बनाई जाती है ना। तो प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं, इन सब को संयुक्त रूप से एक जगह बैठाया जाता है और यहीं से क्या निकलता है, पॉलिसी। लॉ एंड पॉलिसी में अंतर होता है, कानून में और नीति में अंतर होता है। कानून का मतलब हो गया जैसे सड़क सुरक्षा एक कानून हो गया, उसके लिए नीति क्या बनेगा, सड़क सुरक्षा के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बना दी। अब कार्यपालिका उस सड़क सुरक्षा कानून को लागू कराएगी, उसके लिए पॉलिसी बनाएगी। क्या पॉलिसी बनाएगी, कैसे सुरक्षा स्थापित की जाए, तो बोला जाएगा कि भाई एक तो सबसे पहला काम करो कि स्पीड कंट्रोल करो, कि हर रोड पे स्पीड का वैल्यू लगा दो कि इससे ज्यादा नहीं जाए। रेड लाइट को सही करो, लेन ड्राइविंग करा दो, दो पहिया पे 3 आदमी नहीं बैठेंगे, 2 से ज्यादा आदमी नहीं बैठेंगे, हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाओ, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य बनाओ। ये सब क्या होगी, पॉलिसीज होंगे। वो पॉलिसी कौन बनाता है, समझ में आ गया। कार्यपालिका और नीति और कानून में अंतर समझ में आ गया। ये समझ में आया कि कौन लोग बनाते हैं इसको, है ना। सारे कैबिनेट जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो और पीएम बैठ करके ही कोई पॉलिसी बनाते हैं। तुमने सुना होगा कि बोला जाएगा कि आज प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और कई नीतियां बनेगी। सारी पॉलिसी यहीं से बनती है। बच्चों इस पूरे के पूरे ग्रुप को जीओएम कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यही मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आ गए और मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन से रैंक के मंत्री। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया। मैंने क्या बोला था कि पॉलिटी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। अब अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में अंतर पूछेगा तो समझ में आ गया। मंत्रिपरिषद आकार में बहुत बड़ा होता है, इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, है ना। इनकी बैठक नहीं होती, बैठक सिर्फ किसकी होती है, मंत्रिमंडल की। समझ में आ गया। और मंत्रिमंडल में सिर्फ किस रैंक के मंत्री आएंगे, यानी कैबिनेट रैंक के। मेरा ख्याल एकदम समझ गए होंगे सारे बच्चे, एकदम कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरे भाई अब बता रहे हैं बेटा, अभी तो पहले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। डीजे बजेगा तो गाना चलेगा तो पप्पू नचेगा, ठीक है, ये क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब देखिए क्या लगता है कि बहुत सारे छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज को बनाने से काम आसान हो जाएगा, काम बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। जैसे रेलवे एक बड़ी सी मिनिस्ट्री है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर रेलवे को 4 पार्ट में बांट दिया जाए,
एक का काम दे दिया जाए रेलवे लाइन बिछाने का, पूरे भारत में रेलवे लाइन एक बिछाए। एक का काम दे दिया जाए इंजन वैगन, इन दोनों का काम, यानी कहां पे कौन सी इंजन लगेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा और कैसे वैगन्स आएंगे वो। एक का काम दे दिया जाए ऑपरेशंस, कौन सी रेलगाड़ियां कहां चलेंगी, और एक का काम अकाउंट्स। तो काम आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। सरकारी ऑफिस है, ऐसे ही कोई काम करने पहुंच जाएगा तो कर देंगे। तुम इसे बोले कि भाई साहब इस पे साइन कर दीजिए, कर दोगे? क्या जी ये सब क्या तुम लेकर के आ जाते हो, एकदम कोई दिमाग उमाग है कि नहीं, मेरे ही पास लेके आ गए जी। रोका नहीं कोई, ऐसे ही आ जाओगे। जाओ पहले वहां साइन कराओ, वहां पे पास कराओ, बड़ा बाबू को दिखाओ, वहां वेरिफिकेशन कराओ, ये सब प्रोसेस को करोगे कि मेरे पास आओगे? सॉरी, ऐसे ही होगा ना। नहीं तो अच्छा उपाय भी बताएंगे कि एक काम करना भाई, कि पनवाड़ी के पास में 5 लाख रुपया दे दो, कल यहाँ पे तो नहीं, मेरे घर से आके फाइल कलेक्ट कर लेना। मेरा घर 5वें फ्लोर पे है। एक काम करना कि लिफ्ट से आना, लिफ्ट से आने के बाद में डोर बेल यहाँ रखा हुआ होगा, और उस डोर बेल को ऐसे बजा देना। डोर बेल कैसे बजाएगा? डोर बेल कैसे बजाया जाता है? घंटी कैसे बजाई जाएगी? खाली हाथ आएगा? गिफ्ट भरा हुआ रहेगा कि नहीं? अब गिफ्ट लेके आएगा तो क्या तुम लोग सरकारी अधिकारी बनोगे? हाँ ठीक है, चल खैर। तो कहने का मतलब वहां योगा थोड़ी करना है, रामदेव जी के यहाँ जा रहे हो? हाँ, कि शीर्षासन करते हुए आएंगे और एकदम गड़ाम। ठीक है, चल। तो ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट बांट देने में भी प्रॉब्लम होगी बेटा। क्यों डिपार्टमेंट बांटने में प्रॉब्लम होगी? जब मान के चलो कि बहुत दिनों तक रेलवे लाइन नहीं बिछेगी, उससे पूछा जाएगा भाई तूने रेलवे लाइन क्यों नहीं बिछाई? बोलेगा जी फाइल भेजे हैं डब्बे वाले डिपार्टमेंट में, वैगन डिपार्टमेंट में, वहां से फाइल नहीं आई। तो उसके बाद बोलोगे भाई तुमने क्यों नहीं फाइल भेजी? तो बोलेगा कि सर ऐसा है ना कि हम लोगों ने ऑपरेशन डिपार्टमेंट फाइल भेजी थी, कौन सी रेलगाड़ी चलेगी उसी के हिसाब से तो डब्बा ऑर्डर होगा। अब चलनी है राजधानी, मंगा लेंगे पैसेंजर का डब्बा, तो थोड़ा ही चलेगा। उससे बोलेगा भाई तुम क्यों नहीं लाए? तो बोलेगा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइल भेजे, अभी तक आया नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलोगे तो बोलेगा कि जी हमने सबसे कोटेशन मांगा है, कोई दिया नहीं। काम हो पाया? पॉलिसी पैरालिसिस हो गई या नहीं? ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? एक कैबिनेट मंत्री रखने दिया जाता और 4 लोगों को इसके असिस्ट करने के लिए, सहायता के लिए रख दिया जाता, तो काम आसान हो जाता। वो बोलता सब लोग आओ आज बैठ करके इस मामले को क्लियर करेंगे, बैठो सब लोग, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, काम क्लियर हो जाएगा या नहीं? तो जो बड़ी मिनिस्ट्री होती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए जिनको अपॉइंट किया जाता है, वही कौन होते हैं? ये क्या करेंगे? अपनी सारी रिकमेंडेशन किसको देंगे और ये कहां पे भेजेंगे? इस मीटिंग में, और यहां से क्या निकल के आएगी? समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? लेकिन बच्चों देखो कई बार राज्य मंत्री बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऊंचे कद के मंत्री होते हैं, ऊंचे कद का मतलब ये नहीं कि 6 फीट 2 इंच हाइट को उसी को ऊंचा कद कहा जाएगा, जिनके पास में बहुत सारे मंत्रालय नहीं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हों, बहुत सारा समर्थन हो, उनको अगर आप बनाएंगे तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बोलेंगे कि भाई हमको तुम उनका चमचा समझ रखे हो, हम नहीं जाएंगे। दिक्कत हो जाएगी और सबको कैबिनेट मंत्री बनाया नहीं जा सकता। तो क्या किया जाता है, कुछ राज्य मंत्रियों को इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ये राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़े हुए नहीं होंगे। ये राज्य मंत्री होंगे लेकिन बच्चों किससे जुड़े हुए नहीं होंगे? कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े हुए नहीं होंगे। समझ में आ गया? ये इससे जुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि सीधा जुड़े हुए होंगे किससे? पीएम से। और पीएम के बुलाने पे इस मीटिंग में भी जा सकते हैं। तो कहने को तो ये राज्य मंत्री होंगे लेकिन पावर कैसा एंजॉय करेंगे? कैबिनेट मंत्री के जैसा। एग्जाम्पल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। एक चीज बताओ, स्कूल गए हो,
सब लोग कोरोना पास आउट तो कोई ज्यादा नहीं है। कोरोना के समय में तो स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं था, तो 2 ही साल था, तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, स्कूल में क्लास मॉनिटर होता है? क्या होता है? वो एक स्टूडेंट होता है, लेकिन तुम देखते हो कि वो उसके पास में सीधा सीधा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इन सब से अटैच्ड होता है। उसको स्टूडेंट से हटा के मॉनिटर का में अलग से ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाता कि देख भाई सब लोग ऐसे बेंच पे बैठेंगे, इसके लिए सोफा लगाओ, सब लोग बस से आएंगे, इसके लिए ओला मंगाओ। नहीं ना, वो एक स्टूडेंट होता है, लेकिन ऐसा एडिशन होता है कि वो, अब समझ में आ गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार? क्लियर? कोई डाउट? अब तीसरी चीज है उपमंत्री। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बिना विभाग के मंत्री। देखो, कुछ नए लोग भी मंत्रालय में शामिल किए जा सकते हैं, बच्चों नए लोगों को भी किया जा सकता है। तुम्हें मालूम है कि पूरी की पूरी नीति का काम इनका हो रहा है कि नहीं? पूरी की पूरी नीति कौन अपना रहा है? पूरी की पूरी नीति ही कार्यपालिका अपना रही है। अब ऐसे समय में एक भी अगर नीति या पॉलिसी खराब हो गई तो पूरी सरकार प्रॉब्लम में आ जाएगी या नहीं? जवाब देना भारी पड़ जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई नया आदमी आया और उसको मंत्रालय में कोई बड़ा सा पद तो दे नहीं सकते, कुछ ट्रेनी टाइप का मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा भाई देखो तुम्हें ऐसे ऐसे काम को करना चाहिए। समझ में आया या नहीं? क्लियर है? उसी को क्या बनाया जाता है, जहां जरूरत सॉरी वहां उनको अटैच कर दिया जाता है। जैसे बोला जाएगा जाओ जी थोड़ा परिवहन का काम देखो, अभी चल अभी होली है, कानून व्यवस्था वाले मंत्री को जाकर देखो, समय पे अलग अलग दे दिया जाता, ठीक है, लेकिन कोई विभाग नहीं दिया जाता। एक एग्जाम्पल देंगे, आसानी से समझ जाओगे। बचपन में क्रिकेट खेले हो ना? अभी के खेलने और बचपन के खेलने में अंतर होता है। अभी तो तुम लोग मोहल्ले के दादा हो गए होगे, अभी बच्चा सब क्रिकेट खेल रहा होगा, उसी से बैठ छीनेंगे, छोटे 4-5 बॉल करिए हो यार। लेकिन बचपन में तो तुम देखते हो कि कोई भी क्रिकेट में एकदम पूरा रूल एंड रेगुलेशन बना के बच्चा सब खेलता है नहीं? और एकदम कोई अपने घर से रिलेटिव भी आता, चलो आज तुमको हम दिखाते कि हमारे यहाँ क्रिकेट कैसे हो रहा है, और एकदम पूरा देखो आज ये खेलने आया, और देखो हम लोग यहाँ कुछ चीज है उसको सीखो। हर जगह प्लस माइनस वही सारा चीज होता है कि देखो इसके उधर जाएगा वाइड, यहां पे वाइड नहीं होगा, इसके नीचे लगेगा 3 गो लकीर खींचा हुआ इसी में लगना चाहिए, ऊपर जाना कोई चीज मान्य नहीं होगा। बाउंड्री दिखा जाए, देखो इसके नीचे जाएगा 2 रन, इससे ऊपर 4 रन, उड़ते उड़ते जाना आउट। हाँ ठीक है ना? 1 टिप 1 हैंड फेवरेट रहता है। शाम में सुर्रा बॉल करोगे, ऐसे नहीं, फुल आर्म नहीं, ऐसे करोगे, तेजी से नहीं, जिसका बैट होगा उसकी पहले बैटिंग फिक्स, पहली बैटिंग उसकी, और 2-3 बॉल को आउट नहीं देना। कौन सी का आउट? तैयार थे, अभी हम ऐसे कर रहे थे, ट्रायल बॉल करने बोले थे, तुम ऐसे कर दिया, तुम हम आउट देंगे। काहे आउट देंगे? बैट लेके चले, जिसका बॉल होता है उसको आए चाहे नहीं, पहले बॉलिंग वही करता है। भाई अगर अभी बैटिंग चल रहा हो और घर भाग गए तो दूसरे दिन बैटिंग नहीं दिया जाएगा, है ना? सबसे ज्यादा कसम खिलाया जाता है अंपायर को, विद्या कसम खा के बोलना आउट थे, तुम देखना देखे थे आउट थे, नहीं थे ना, और भी बोल देता है कि भाई हम तो देख रहे थे, नो बॉल था कि नहीं, आउट था कि नहीं देख। हर मोहल्ले में वो खतरनाक अंकल होते हैं जिनके घर में बॉल चला जाता है तो वो वापस करते हैं ना, करते हैं। अब उनसे बॉल मांगो तो लगता है कि मांग लिया गया किडनी। बॉल खेलता है सब, हमारे डिस्टर्ब हो जाता, कल हमारा कपारे फटते फटते बचा है नहीं? हाँ, जानते ही हो। अब मान लो मोहल्ले में जीपीएल चल रहा है, गली प्रीमियर लीग। अब उस समय के
क्रिकेट एक एक रन कीमती है। उसी समय वो खतरनाक से अंकल है, क्रिकेट खेल रहा है अपने छोटे से बालक को लेकर, चलो इसको खिला लो तो बउआ को। अब ना कह नहीं सकते, ना कहेंगे तो खेलना वाइंड अप हो जाएगा, और हाँ कहे तो उसको रखे कौन। तो बोला जाता अंकल आप जाइए, हम लोग एकदम खिलाकर, बहुत अच्छा खेलता, हम तो रोजे बोलते हैं कि भेजिए, आप भेजवे नहीं करते, हम लोग खिला के पहुंचा देंगे, आप रहिएगा तो ढंग से नहीं खेलेगा, जाइए। अब उसके बाद बोल दिया जाता कि आज अंकल के यहाँ मारना 4 रन, फुल टू बॉल लाएगा। आज सब लोग कैप्टन, दोनों कैप्टन की आंखों में इशारा है, इसका दूध भात, उसका आउट आउट 4-5 बॉल खिला कर करके और फिर फील्डिंग में लगा दिया जाता है, दूध भात वाले, इनका आउट आउट। अब तो समझ में आ गया। अब उप मंत्री एकदम क्लियर, हाँ या ना, सारा मिनिस्टर्स का रोल क्लियर, अब तो क्लियर हो गया। कैबिनेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, राज्य इसकी सहायता करने के लिए, इंडिपेंडेंट चार्ज डायरेक्टली पीएम के साथ कनेक्टेड, और उप मंत्री जिसके पास में कोई विभाग ना हो। क्लियर। अब हम लोग, हाँ उतार लीजिए। पॉलिटी बहुत आसान सा चीज है, तो ढंग से पढ़ो तो देखो सब आ जाए। क्या तुम आग कहीं ऐसे करके देख रहे हो, और लग गया क्या जी तुमको? लगाओ चश्मा, जेंटलमैन लगोगे। समझ में आया? अब तो कार्यपालिका कोई बोलेगा तो समझ जाओगे कि स्थायी और अस्थायी क्या होता है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है पक्का? चल रहा है। क्या हुआ जी, तुम आजकल कपिल शर्मा शो के जैसा पंच मार रहे हो? नहीं से आया मैं। तुम देख बहुत रहे हो लगता है। चलो आगे बढ़ाएं। मिटा दिया जाए, मतलब आगे पेज कर दीजिए। लिख लो, क्या नाम है तुम्हारा बालक? आतिश। लिख लिया? चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब देखो, भारत में अगर तुम बात करते हो तो जो न्यायपालिका होती है वो यूनिफॉर्म और एकीकृत होती है। एकीकृत मतलब टॉप टू बॉटम, शुरू से लेके अंत तक। इस पे जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे होगा इसके नीचे इसके नीचे होता है लोअर कोर्ट, और यही लोअर कोर्ट जो होता है ये 2 भागों में बटा होता है, क्योंकि यहां से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है, यहां विशेषज्ञता होती है। एक होता है जिसको हम लोग कौन सा न्यायालय कहते हैं? सिविल, यानी, और दूसरा सत्र। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट। अच्छा एक चीज बताओ, छोटे सी चीज पूछ रहे हैं, एक चीज सुने हो, जज
और एक सुने होंगे जस्टिस। दोनों एक ही होते कि अलग अलग होते? अलग अलग। और न्यायमूर्ति और न्यायाधीश? हमको नहीं मालूम, पूछ रहे हैं। तो जस्टिस और जज में क्या अंतर हो गया? तो हम पूछ रहे थे, तुम ही लोग बोलने लगे। अच्छा, एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर? हम लोग बोलते समय कुछ भी बोल देते। और एडवोकेट? नहीं। लॉ ग्रेजुएट, जैसे तुम बीटेक होते हो तो इंजीनियर हो जाते हो, एमबीबीएस होते हो तो डॉक्टर हो जाते हो, तो जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनको लॉयर कहते हैं। समझ में आ गया? अगर ये पढ़ाई ब्रिटेन से हुई हो तो बैरिस्टर हो जाएंगे। ब्रिटेन के लॉ ग्रेजुएट्स बैरिस्टर, ज्यादातर लंदन से जो पढ़ के आते थे तो बैरिस्टर। अब समझ में आ गया? दोनों में अंतर आ गया? क्लियर? लॉयर लॉ की पढ़ाई करने वाले होते हैं, वो कोर्ट में जाके मुकदमा नहीं लड़ सकते। मुकदमा लड़ने के लिए उनको बार काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता है। जॉली एलएलबी देखे हो? उसमें देखते हो ना कि बोला गया कि बार काउंसिल से इनके लाइसेंस को रद्द करने की बात की जाएगी, तो बोलेगा कि ठीक है, जब तक हम हैं तब तक तो लड़ लें। तो लड़ तभी सकते हैं जब आपको क्या मिल जाए? बार काउंसिल से एक लाइसेंस मिल जाए। जिसको लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस नॉट सर्टिफिकेट, लाइसेंस मिलता है, वही एडवोकेट होते हैं। अब तो तीनों में अंतर समझ में आ गया। अगर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अटॉर्नी कहे जाएंगे। और उन्हीं को हम लोग पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील भी कहते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पूरे एक स्टेट का जो हेड होता है, मतलब जो राज्यों का प्रांत या राज्यों का हेड होता है, एडवोकेट जनरल होता है। और पूरे देश का जो हो जाएगा वो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अब सारे का मतलब समझ में आ गया? सारा अंतर समझ में आ गया? जो लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, नॉट लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इसमें जो न्याय देते हैं उनको जज कहते हैं, न्यायाधीश। क्योंकि इनका काम है न्याय प्रदान करना। दे आर गिविंग जजमेंट। और जिनका प्रेजेंट होना ही न्याय हो, जो खुद ही जस्टिस हो, जस्टिस कहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट सुने हो? इनका प्रेजेंट होना ही अपने आप में न्याय है। यही न्याय की मूर्ति है, न्यायमूर्ति। जिनका माना जाता है कि जो प्रेजेंट हुए तो अपने आप में न्याय, यही न्याय की मूर्त है। क्योंकि ये दोनों कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय होता है। इनका हर फैसला इन लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो इनका प्रेजेंट होना ही अपने आप में न्याय है, इसलिए इनको न्यायमूर्ति यानी जस्टिस कहते हैं। शब्दों में देख रहे हो ना? शब्द में है ना, पूरे पॉलिटिक्स शब्दों का खेल है, जो मैं बार बार बोलता हूं। छोटी छोटी चीजों को समझना चाहिए। अब तो समझ में आ गया? अब अगर कोई बोलेगा तो क्लियर रहेगा? पक्का? ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लोअर कोर्ट में चेंज हो जाता है। सिविल एंड सेशन। सिविल क्या होता है? सिविल सामान्य प्रकार के मुकदमे होते हैं। सामान्य वाद विवाद, पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, कोई भी तुम देख रहे हो, मैरिज, डाइवोर्स, उत्तराधिकार,
भाइयों के बीच में बंटवारा, इन सब को हम लोग किस में रखते हैं? इवन सामान्य वाद विवाद, सिंपल जो वाद विवाद हो जाए, मान लो रेड लाइट जंप की, पुलिस ने हाथ दिया, भाई तेरा चालान कटेगा, चालान कटेगा। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, सेशन। अब मान लो रेड लाइट जंप करने वाला, जिसमें चाचा विधायक हैं हमारे, वो तो जान नहीं रहे हो किसको से पंगा ले रहे हो, जानते हो चाचा कौन है, वर्दी भारी हो गई है तो बोलो उतरवा दे। ऐसे लोग तो रेड लाइट को तो अपना जंप करना अपना अधिकार समझेंगे कि नहीं? रेड लाइट जंप करेगा, पुलिस ने अगर हाथ दिया, रोका, बोला, पहले तो रुकेंगे नहीं, और फिर भी अगर किसी ने रोका तो बड़े एटीट्यूड में उतरेंगे। हाँ भाई बोल, पुलिस वाले ने बोला कि तूने रेड लाइट जंप किया है, तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता था, हुआ, तेरा चालान कटेगा, काट के दिखा। और किसी ने चालान काटा और उसने, अब वही मामला कैसा हो जाएगा? अब इसमें पनिशमेंट मिलेगा, इसमें जुर्माना होता है और इसमें पनिशमेंट यानी दंड दिया जाता है। ठीक है? तो इसीलिए जो सिविल में जो लोग इस मुकदमे को सुनते हैं वो क्या कहे जाते हैं? मुंसिफ। और जो ये होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं मजिस्ट्रेट। एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, स्टेशन में बैठे, हाँ, उनको दंड देने का अधिकार होगा। दे हैव राइट टू पनिश। इसीलिए कहीं भी कोई भी ऐसा काम जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पनिशमेंट कराना हो, वहां मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है। सिविल में मुंसिफ होंगे, जैसे सीओ वगैरह होंगे, सीओ का कोट होगा, या सीओ भी तो कोट लगाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब समझ गए? पक्का? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्लियर है या कोई समस्या है किसी को? पक्का? कुछ चीजें समझ में आई, बेसिक चीजें क्लियर हुई? कल मैं इससे आगे आप लोगों को बैलेंसिंग एक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब समय ऑलमोस्ट शेष हो गया आप लोगों का, है ना? क्या हुआ, नहीं समझ आया? पक्का?